आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। केदारनाथ के उपचुनाव में चुनावी रण सज चुका है। प्रदेश में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने मनोज रावत को, जबकि बीजेपी ने आशा नोटियाल को चुनाव में उतारा है। अभी तक मिली अंतिम खबरों के अनुसार त्रिभुवन सिंह और प्रदीप रोशन ने निर्दलीय नामांकन किया है। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल से आशुतोष भंडारी भी चुनाव में उतरे हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संगठन सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। उम्मीदवार चयन से लेकर प्रचार प्रसार तक दोनों पार्टियां एक मजबूत चुनावी माहौल बनाने के साथ साथ उपचुनाव को हर चीज में प्राथमिकता दे रही है। कांग्रेस ने मनोज रावत की स्थानीय लोकप्रियता के आधार पर उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने आशा नोटियाल के अनुभव पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी चुना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनोज रावत कैंडिडेट है। उनके नामांकन के समय कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे और सबने एकता दिखाने की भरकस कोशिश भी की। इससे पूर्व दिल्ली से कांग्रेस की एक तस्वीर जारी हुई थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा एक साथ हाथ से हाथ मिलाए हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केदारनाथ में अपने कार्यकर्ताओं को ऑल इज वेल का संदेश देने का प्रयास कर रही है। मनोज रावत पहले केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं और 2019 की मोदी लहर में भी वे यहां से जीते थे। हालांकि 2022 में वे बीजेपी की दिवंगत विधायिका शैला रानी से चुनाव हार गए और उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप रावत से भी कम वोट मिले। मनोज रावत समसामयिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। वे हर मुद्दे पर मुखरता से बोलते हैं। दूसरी ओर आशा नोटियाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और वे केदारनाथ से बीजेपी की पूर्व विधायक भी रही हैं, जिन्होंने 2002 से 2012 तक विधानसभा में सेवा की है। इस बार केदारनाथ उपचुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। एक बार फिर आशा नोटियाल और मनोज रावत चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। इससे पहले इन दोनों ने साल 2017 में एक साथ चुनाव लड़ा था। उस समय मनोज रावत कांग्रेस के प्रतीक पर चुनाव लड़ रहे थे, जबकि आशा नोटियाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस वक्त बीजेपी ने शैला रानी रावत के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया था। बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा से काफी पहले ही चुनावी मोड़ में आ गई थी। उसने केदारनाथ विधानसभा के सभी प्रमुख नेताओं को अपने दल में शामिल कर लिया था, जिनमें सबसे प्रमुख नेता कुलदीप रावत थे, जो 2022 के निर्दलीय उम्मीदवार भी थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। 2017 का केदारनाथ विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा था, जिसमें शैला रानी रावत बीजेपी की उम्मीदवार थीं और मनोज रावत ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। कुलदीप सिंह रावत और आशा नोटियाल निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। यह चुनाव बहुत ही नजदीकी मुकाबले वाला रहा, जिसमें आशा नोटियाल के निर्दलीय चुनाव में उतरने से बीजेपी को नुकसान हुआ और मनोज रावत ने बहुत ही मामूली अंतर से यह चुनाव जीत लिया। मनोज रावत को 13,906 वोट मिले, कुलदीप सिंह रावत को 13,037, आशा नोटियाल को 11,786 और बीजेपी की टिकट से लड़ रही शैला रानी रावत को 11,472 वोट मिले थे। 2022 में बीजेपी ने आशा नोटियाल और शैला रानी रावत को एक साथ साधने में सफलता पाई और इस सीट को बड़े अंतर से जीत लिया। इस बार शैला रानी रावत के अचानक निधन से उनकी बेटी को टिकट दिए जाने की संभावना थी, लेकिन यह टिकट आशा नोटियाल को मिल गया। साथ ही दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार 2017 के 3 प्रमुख नेता अब बीजेपी के साथ हैं, जिससे कांग्रेस के मनोज रावत के लिए यह सीट जीत पाना अत्यंत कठिन दिखाई दे रहा है। 2022 में मनोज रावत को केवल 12,557 वोट मिले थे, जो 2017 के वोट संख्या से कुछ कम ही है। मोदी मैजिक से पहले केदारनाथ में कांग्रेस का काडर लगभग 35% तक आंका जा सकता था, मगर 2014 में मोदी के उद्भव से यह समीकरण एकदम घटकर 20% पर आ गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इतने कम काडर वोट के सहारे मनोज रावत पर क्या सोचकर दाव लगाया है, ये तो केवल चुनाव के परिणाम आने के बाद ही सही पता चल पाएगा। मगर फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भले ही उखीमठ में एक दूसरे के साथ हम एक है का संदेश देते दिख रहे हैं, मगर देहरादून में अपने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को हटाने के लिए हर तरह के षड्यंत्रों में भी लगे हुए हैं। मनोज रावत का नामांकन कराने के बाद सभी नेता वापस लौट चुके हैं। अब विधायक प्रत्याशी मनोज रावत को अपने संगठन से केवल गणेश गोदियाल से ही उम्मीद हो सकती है कि वो उनके चुनाव में कोई जादू कर उन्हें जीता दे। संगठन में इतनी आपसी खींचतान के बावजूद भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केदारनाथ उपचुनाव को ध्यान में रखकर हरिद्वार से केदारनाथ तक पैदल यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान चारधाम और केदारनाथ विस्थापन से लेकर केदारनाथ यात्रा में आ रही समस्याओं को रेखांकित करते हुए व्यापक जनसंपर्क भी किया। उन्होंने बीजेपी सरकार और स्थानीय प्रशासन पर अव्यवस्थाओं के लिए कड़ी आलोचना की। इसी के साथ उनके और पार्टी के उम्मीदवार मनोज रावत के बीच आपसी मतभेद की खबरें भी सामने आईं। सूत्रों के अनुसार मनोज रावत ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की केदारनाथ बचाओ यात्रा को उनके अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप माना और वो करण माहरा से कई जगह आमने सामने भिड़ गए।
मनोज रावत को प्रदेश कांग्रेस में अपने पीछे जिस दिव्य शक्ति का साथ होने का भरोसा था, वह उनके काम भी आई और अंततोगत्वा उस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से पार्टी की टिकट उन्हें ही मिल भी गई। उधर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को हरक सिंह रावत को केदारनाथ से चुनाव लड़वाने की इच्छा थी। यह वही हरक सिंह रावत हैं जिन्होंने हरीश रावत के खिलाफ विद्रोह किया था और उनकी सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज भी उनकी पुत्रवधू को बीजेपी पार्टी का सदस्य माना जाता है, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट से लैंसडॉन से चुनाव लड़ी थी। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष के बीच मतभेद की चर्चाएं भी जोरों पर रहीं। पहले कुमारी सैलजा ने करण माहरा द्वारा की गई सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था और उनके संगठन की कमेटियां भी अभी लंबित है। आपसी फुट और रस्साकशी में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस पार्टी के नेता लगभग 20% बचे हुए काडर वोट के सहारे केदारनाथ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपने पूर्व के हारे हुए उम्मीदवार पर शायद एक तरफा हारने के लिए ही दाव लगा रहे हैं। यह बड़ी विचित्र स्थिति भी है कि इसी दौरान बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा के लगभग सभी प्रमुख नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों को बीजेपी में शामिल कराने में सफलता प्राप्त कर ली है। अयोध्या की लोकसभा सीट फैजाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी की हार पर जश्न मनाने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में जीत जाने पर फुले नहीं समा रहे थे और उनकी खुशी किसी सीमा तक जायज भी थी। राम मंदिर और हिंदुत्व की प्रचंड आंधी में मोदी मैजिक के खतरे से लड़ते हुए इंडी गठबंधन फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें अयोध्या भी शामिल थी, पर जीतने में सफल रहा था। यह बीजेपी के हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर जनता के बीच में कम होते आकर्षण के रूप में हाथों हाथ लिया गया। इसके तुरंत बाद बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव परिणाम भी बीजेपी के विपरीत ही आए, जबकि बद्रीनाथ के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर बीजेपी की ही टिकट से चुनाव मैदान में भी उतरे। परंतु इस फेरबदल को बद्रीनाथ की जनता ने एकदम से नकार दिया और कांग्रेस उम्मीदवार ने अच्छे अंतर से यह सीट जीत ली। अब भाग्यवश केदारनाथ विधानसभा पर भी बीजेपी विधायक शैला रानी रावत की अकस्मात मृत्यु हो जाने से उपचुनाव की परिस्थितियां बन गई है और कांग्रेस पार्टी के सामने हिंदुओं में विख्यात बाबा केदारनाथ सीट से जीतकर अयोध्या और बद्रीनाथ से शुरू करके बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति की कमर तोड़ने का अवसर था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने अपने हारे हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज रावत को बिना किसी चुनावी रणनीति के ही टिकट देकर चुनाव में उतार कर ये सीट सीधे सीधे बीजेपी को सरेंडर कर दी है। हरिद्वार से आने वाले शरद शर्मा, जो प्रदेश के 82 लाख से अधिक कार्यबल को उनके रोजगार क्षेत्र में प्रचलित विसंगतियों और आर्थिक शोषण युक्त भेदभाव से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड रोजगार विधेयक के पैरोकार है और उत्तराखंड में 4 लाख नई सरकारी नौकरियों के सृजन के लिए प्रयासरत भी है। सूत्रों की माने तो उनके द्वारा केदारनाथ विधानसभा सीट पर अंतिम दिनों में सघन सर्वे करवाने की खबर सामने आई है। इस सर्वे में उन्होंने हरीश रावत और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की उम्मीदवारी को भी मध्य में रखकर सर्वे करवाया था, जिसमें उनके जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखने की बात सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर व्याप्त गुटबाजी ही इन नेताओं की हार का प्रमुख कारण बन जाती, और वो भी तब जब बीजेपी ने अपनी राजनीतिक तैयारियों में कांग्रेस से दुगनी बढ़त बनाई हुई है। शरद शर्मा के सर्वे के अनुसार यदि केदारनाथ सीट से कांग्रेस पार्टी किसी नए चेहरे के रूप में संत महात्मा को उतारती और उनके व्यक्तिगत चुनावी घोषणा पत्र के रूप में उनके विजयी होने पर उनके द्वारा बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद के साथ उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड रोजगार बिल लाए जाने के मुद्दे को जनता के बीच में रख कर चुनाव लड़ती, तो यह चुनाव बीजेपी के लिए एकदम अप्रत्याशित होता। शरद शर्मा का कहना है कि ऐसा लगता है कि या तो प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता बीजेपी से मिले हुए हैं या उन्होंने ये अति महत्वपूर्ण सीट हार जाने का पूरा मन बना लिया है। इससे आगे शरद शर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रदेश प्रभारी के सचिव सुरेंद्र शर्मा से व्यक्तिगत रूप से मिलकर सारी रिपोर्ट उन्हें दे दी थी और साथ ही उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की सूरत में अपनी उम्मीदवारी भी प्रकट कर दी थी। शरद शर्मा ने कहा कि यह सीट जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि कांग्रेस नेतृत्व चाहे तो उत्तराखंड रोजगार विधेयक के मुद्दे के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए मैं हर प्रकार से उपलब्ध रहूंगा और यदि पार्टी को कोई अन्य उपयुक्त उम्मीदवार नजर आता है तो उसे उत्तराखंड रोजगार विधेयक और 4 लाख नई सरकारी नौकरियों के सृजन के प्रयास के वायदे की रणनीति के साथ यह चुनाव प्रभावी तरीके से लड़वाया जा सकता है। परंतु यह अत्यंत दुख का विषय है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में प्रदेश कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एकदम उदासीन नजर आया, अपितु प्रदेश प्रभारी के सचिव सुरेंद्र शर्मा ने और प्रदेश के अन्य नेतृत्व ने यह रणनीति और इससे संबंधित सूचना अपने शीर्ष नेतृत्व को प्रेषित तक नहीं की। अंतिम खबरें मिलने तक शरद शर्मा ने इस विषय को लेकर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के शैला रानी रावत की मृत्यु के बाद उनकी बेटी को टिकट न दिए जाने को अपना प्रमुख मुद्दा बनाने में जुट गया है। इस प्रकार शैला रानी के समर्थकों के सिंपैथी वोट प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के अनुभवी नेतृत्व नैरेटिव गढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत मान रही है कि मनोज रावत को केदारनाथ की जनता और बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
पहले कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो चुके पिछली बार के निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप सिंह रावत के बगावती तेवरों की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत के बगावत करने की प्रतीक्षा में है। कांग्रेस नेता हरीश रावत और गणेश गोदियाल यहां तक कह चुके हैं कि शैला रानी रावत की बेटी का टिकट कटने से उनकी आत्मा बहुत दुखी है और अब वह मनोज रावत को आशीर्वाद दे चुकी है, जो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि शैला रानी पूर्व में कांग्रेस में थी। टिकट घोषित करने से पहले कांग्रेस के अंदर यह चर्चा भी थी कि पिछली बार के निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप सिंह रावत को भी टिकट दिया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस के थिंक टैंक ने ऐश्वर्या रावत के नाम पर भी विचार तो अवश्य ही किया होगा। अब कांग्रेस की टिकट तो मनोज रावत को मिल गई है और अभी तक ऐश्वर्या रावत और कुलदीप सिंह रावत ने कोई बगावती तेवर भी नहीं दिखाए हैं। हाँ, यह जरूर है कि हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने दिवंगत बीजेपी विधायिका शैला रानी की कांग्रेसी आत्मा से मनोज रावत को आशीर्वाद मिलने का खुलासा किया है। ये कहकर कांग्रेस के नेता शैला रानी के व्यक्तिगत वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि शैला रानी रावत का केदारनाथ विधानसभा में व्यक्तिगत वोट बैंक कितना था। हम कुलदीप सिंह रावत और आशा नोटियाल के व्यक्तिगत वोट बैंक के बारे में तो अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि वो निर्दलीय लड़ चुके हैं, परंतु शैला रानी रावत हमेशा पार्टी की टिकट पर ही चुनाव लड़ी है। ऐसे में उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत कितने वोटों को प्रभावित कर सकेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है जो शायद कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं देख पा रहे हैं। अब इस उपचुनाव के स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा कर लेते हैं, विशेषकर उन मुद्दों की जिनकी एक लंबी चौड़ी सूची कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी केदारनाथ बचाओ यात्रा के दौरान जनसंपर्क करते हुए बनाई थी। सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना चोरी होने की खबर है। दरअसल चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी का एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने लगभग 1 अरब 15 करोड़ मूल्य के सोने को पीतल में बदल जाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस इस चोरी को ढकने का आरोप सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर लगा रही है। बस यह आरोप उन्होंने बीजेपी विधायिका शैला रानी रावत पर नहीं लगाया। अन्यथा अभी कांग्रेस नेता हरीश रावत और उनके साथी ये भी कहने से नहीं चुकते कि शैला रानी को बाबा केदार ने उनके कर्मों की सजा दे दी। खैर, अब इस मामले में तो कांग्रेस नेतृत्व चूक कर गया, क्योंकि अभी तक मीडिया के सामने भी दिवंगत विधायिका ने कभी भी इस बात को नहीं माना था कि केदारनाथ मंदिर में कभी ऐसे किसी सोने की चोरी की गई हो। हालांकि इस विषय पर देश के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने भी एक बयान जारी करके खेद प्रकट किया था कि केदारनाथ के मंदिर से 238 किलो सोने की चोरी कर ली गई है। इसके बाद धामी सरकार ने और मंदिर ट्रस्ट ने तुरंत इस मामले से संबंधित वास्तविकता केदारनाथ की जनता के सामने रख दी थी कि जब केवल 28 किलो सोने का दान मिला और वो मंदिर में चढ़ा दिया गया है, तो 238 किलो सोने की चोरी की अफवाह क्यों बनाई जा रही है। क्या अब परम आदरणीय शंकराचार्य मनोज रावत के पक्ष में प्रचार करने आएंगे और अपने पूर्व के बयान को चुनावी रैलियों में दोहराएंगे? अगर वो स्वयं आकर मनोज रावत के पक्ष में अपने पूर्व के बयान को दोहराते हैं तो शायद मनोज रावत को कुछ चुनावी लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब ये काम भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शैला रानी जी की आत्मा से तो अपने उम्मीदवार मनोज रावत को आशीर्वाद दिलवा ही दिया है। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं की कई खबरें सामने आईं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए यात्रियों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी कई जगहों पर शिकायतें दर्ज की गई। गणेश गोदियाल ने अपने भाषणों में यह मुद्दा उठाया कि केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन का टेंडर एक गुजराती कंपनी को दिया गया। उन्होंने केदार घाटी के लोगों के साथ हेली सेवा के नाम पर हो रहे भेदभाव और दुकानदारों की परेशानियों का भी जिक्र किया। हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि धामी और उनकी बीजेपी सरकार ने जानबूझकर यात्रा के मार्ग में परिवर्तन किया, जिससे केदार घाटी के हजारों लोगों का रोजगार समाप्त हो गया। मनोज रावत के नामांकन के बाद ऊखीमठ से कांग्रेस नेतृत्व ने बीजेपी सरकार पर न केवल केदारनाथ मंदिर से सोने की चोरी का आरोप लगाया, बल्कि बाबा केदार की शिलापट्टिका को दिल्ली ले जाकर स्थापित करने और वहां नए केदारनाथ धाम की स्थापना को भी बीजेपी और धामी सरकार की साजिश बताया। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अगर केदार मंदिर की शिला को दिल्ली में स्थापित किया जाता है तो केदार घाटी को बाबा केदारनाथ का धाम कौन मानेगा। उन्होंने केदार घाटी की हर समस्या के लिए बीजेपी और धामी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन दिवंगत विधायक शैला रानी को इनमें से किसी भी मुद्दे के लिए जिम्मेदार नहीं माना। इसके विपरीत कांग्रेस नेतृत्व ने शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देने पर अधिक दुख व्यक्त किया और इसे शैला रानी के साथ जाने वाले हर कांग्रेस कार्यकर्ता का अपमान बताने की कोशिश करते हुए देखा गया। अब कांग्रेस के गणेश गोदियाल अपने उम्मीदवार मनोज रावत को केदार घाटी में किस किस का आशीर्वाद दिलाने में सफल होंगे, ये तो चुनाव के परिणाम वाले दिन ही पता चल पाएगा। परंतु फिलहाल यह एकदम स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उत्तराखंड रोजगार विधेयक को जनता के सामने नहीं रखा और मनोज रावत के आरंभिक बयानों और चुनाव प्रचार में भी उत्तराखंड रोजगार विधेयक के साथ प्रदेश के युवाओं के लिए 4 लाख नौकरियां सृजित करने की घोषणा नहीं की गई है।
ऐसे में इस उत्तराखंड रोजगार विधेयक के जनक और पैरोकार शरद शर्मा का अगला कदम क्या होगा, यह भी कौतूहल का विषय बन गया है। इस उपचुनाव के बाद करण माहरा को अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद त्यागना पड़ेगा, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ भी कहिए, राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में बीजेपी का पक्ष केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में हर प्रकार से मजबूत दिखाई दे रहा है। बीजेपी के रणनीतिकार केवल हार जीत के अंतर पर कयास लगा रहे हैं, जबकि मनोज रावत टिकट मिलने के बाद एकदम अकेले पड़ गए हैं। क्या मनोज रावत बाबा केदार का और केदार घाटी की जनता का विश्वास और आशीर्वाद ले पाएंगे? क्या शरद शर्मा बाबा केदार के आशीर्वाद से प्रदेश की जनता के लिए उत्तराखंड रोजगार विधेयक के माध्यम से 4 लाख सरकारी नौकरियां सृजित कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में और बाबा केदार की कृपा पर निर्भर करते हैं। इन सवालों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए।